हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिडक्शंस पीजीबीपी के अंडर। पीजीबीपी हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पीछे पढ़े हैं, तो आज हम डिडक्शंस कवर करेंगे कि पीजीबीपी की जो इनकम, जो प्रॉफिट हमारा निकल के आता है, जो रिवेन्यू होता है, तो उसमें से एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनकी हमें डिडक्शन मिलती है। उसके बाद फाइनल हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन 36(1)(1), जो जिसमें कवर होता है कि जो बिजनेस कंसर्न्स होती हैं वो अपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाती हैं। तो उस इंश्योरेंस में जो वो प्रीमियम पे कर रही हैं तो वो डिडक्शन ले सकती हैं। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं कि इन केस पार्टनरशिप फर्म्स अपने पार्टनर्स का लाइफ इंश्योरेंस कराती हैं और उस पर प्रीमियम पे करती हैं। पर्पस उनका क्या होता है कि बिजनेस उनका कैरी ऑन होता रहे विदाउट इंटरप्शन इन केस कि कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर्स को पेमेंट करती है पार्टनरशिप फर्म। तो उस केस में उसका बिजनेस कंटिन्यू रहे, कोई इंटरप्शन ना आए इन फाइनेंशियल टर्म्स, तो वो जो लाइफ इंश्योरेंस लेती है उसका जो प्रीमियम पे करती है, तो इस केस में जो वो लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है वो पर्सनल हो गया। जो प्रीमियम जा रहा है वो भी एक पर्सनल एक्सपेंडिचर है जिसकी डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म नहीं ले सकती। अब इसमें एक पॉइंट और आता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने डायरेक्टर मैनेजर्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, उस पे जो वो प्रीमियम पे करती है, तो कंपनीज जो हैं उस प्रीमियम की डिडक्शन ले सकती हैं। और इन केस अगर उस डायरेक्टर का या मैनेजर की डेथ हो जाती है तो वो जो कंपनी इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड करेंगी तो वो चार्जेबल होगी टू टैक्स अंडर पीजीबीपी कंपनीज के केस में। तो वो जो है उस प्रीमियम का कंपनीज के केस में अलाउ है कि वो डिडक्शन ले सकती है प्रीमियम का, बट पार्टनरशिप फर्म्स के केस में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 36(1)(1)(b), इसमें जो एसएससी है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेता है एम्प्लॉयज के लिए। तो जो वो प्रीमियम पे कर रहा है उसकी डिडक्शन वो ले सकता है, बट जो पेमेंट है वो अदर देन कैश होनी चाहिए। और जो वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है वो किसके अंडर में होनी चाहिए, मतलब स्कीम निकालती है गवर्नमेंट, तो कौन सी स्कीम के अंडर होना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, या अदर इंश्योरेंस जो अप्रूव्ड हो आईआरडीए के अंडर। मतलब इन स्कीम्स के अंडर में अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है अपनी एम्प्लॉयज का तो जो वो प्रीमियम पे करेगा इसके रिगार्डिंग में, बट वो अदर देन कैश होना चाहिए, तो एसएससी उसकी डिडक्शन ले सकता है। सेक्शन 36(1)(2), इसमें है बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को अगर बोनस या कमीशन दिया जा रहा है, इसमें कोई भी अमाउंट की लिमिटेशंस नहीं है, बोनस कितने भी अमाउंट का हो सकता है, तो कंपनीज डिडक्शन ले सकती हैं। बट वो जो बोनस और कमीशन है वो नॉट पेबल एज प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट के टर्म्स में नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर बोनस या कमीशन ही होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट टर्म्स में है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 36(1)(3), इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर इन केस एसएससी ने कैपिटल बोरो की है और उस कैपिटल जो उसने बोरो करी है उससे उसने एसेट एक्वायर किया है और ये टोटल बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट जाएगा एसेट एक्वायर से लेकर जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती, इस बीच का जो भी इंटरेस्ट होगा उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। एसेट के पुट टू यूज के बाद से उसको उस इंटरेस्ट की डिडक्शन वो ले सकता है। की पॉइंट्स, अगर एसएससी जो है लोन ले रहा है इनकम टैक्स पे करने के लिए,
तो वो टोटल पर्सनल लायबिलिटी है जिसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब उस लोन पे जो उसने लिया है इनकम टैक्स पे करने के लिए, उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट वो देगा उसकी डिडक्शन वो नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऑल एंड ऑल पूरी पर्सनल लायबिलिटी है। अगर बैंक गारंटी ले रहा है एसएससी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कि वो इनकम टैक्स पे कर लेगा, और इसके बदले में एसएससी बैंक को गारंटी कमीशन पे कर रहा है, तो ये जो एक्सपेंस है गारंटी कमीशन का वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग ही है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो इसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउड रहेंगे जो इनकम टैक्स केसेस से रिलेटेड होते हैं, लीगल कॉस्ट होगी अलाउड रहेंगे, ऑडिट फीस भी अलाउड रहेगी। अगर कंपनी या एसएससी मनी बोरो कर रही है और उस मनी जो भी उसने बोरो किया वो एज अ लोन दे रही है डायरेक्टर को, और डायरेक्टर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो जो एसएससी ने मनी बोरो किया था वो डिडक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जो डायरेक्टर को लोन दिया जा रहा है ये कंपनी का बिजनेस नहीं है, तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर कंपनी मनी बोरो कर रही है और उसको एज एन एडवांस अपनी सिस्टर कंसर्न को दे रही है, वो भी बिजनेस पर्पस के लिए, तो जो इंटरेस्ट एसएससी देगा उसकी डिडक्शन वो ले सकता है। नेक्स्ट है 36(1)(3)(a) डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये जीरो कूपन बॉन्ड्स जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल्ड बैंक, मतलब ये कंपनीज हैं जो ये जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो इसका जो डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट से मतलब है कि ये जो बॉन्ड इशू कंपनीज कर रही हैं उनको जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है और जो अमाउंट वो पे कर रही हैं ऑन मैच्योरिटी, रिडीम कर रही हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो है डिस्काउंट। उस डिस्काउंट की ये कंपनीज डिडक्शन ले सकती हैं। अब इनकी जो बॉन्ड्स की लाइफ होगी वो कैलकुलेट होगी बॉन्ड्स के इशू होने की डेट से लेकर इनकी मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होगा, ये इनका पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ बॉन्ड होगा। तो इसी से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिस्काउंट बन के आ रहा है ईयरली, उसी की ही ये कंपनीज जो है डिडक्शन लेंगी। नेक्स्ट सेक्शन 36(1)(6), अगर कोई कंपनीज जो है या एसएससी है वो अपने बिजनेस में एनिमल्स का यूज कर रहा है बट वो एज एन स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, तो जो डिफरेंस आएगा जो उन एनिमल्स की एक्चुअल कॉस्ट है और जो अमाउंट उन्हें रिसीव्ड हो रहा है उनके रिगार्डिंग, एनिमल्स के रिगार्डिंग, मतलब जितना उन्होंने उन एनिमल्स पे अपना खर्चा किया प्लस उनको एनिमल्स के बदले में जो अमाउंट रियलाइज्ड हो रहा है, तो उसका जो भी डिफरेंस होगा उसकी एसएससी डिडक्शन ले सकता है। बट ये एनिमल्स एज एन स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, बट यूज बिजनेस पर्पस के लिए ही हो रहे हैं। सेक्शन 36(1)(9) एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये कंपनीज पे अप्लाई होता है। इसमें जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी हमें। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा तो उसकी डिडक्शन हमें किस प्रोसेस में मिलेगी, 1/5 मिल जाएगी उसी प्रीवियस ईयर में जिसमें हमने ये फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर करे। बाकी रिमेनिंग अमाउंट हमें 4 सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी उस प्रीवियस ईयर के बाद जो 4 सक्सीडिंग ईयर्स आएंगे उसमें हमें रिडक्शन मिल जाएगी। इन केस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अनएब्सॉर्ब मतलब रह जाता है, नहीं हो पाता पूरा, उसकी पूरी डिडक्शन किसी प्रीवियस ईयर में नहीं ले पाते हम लोग, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते थे उसी तरीके से ये फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर अनएब्सॉर्ब पार्ट, वो हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 36(1)(15) सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स,
ये अप्लाइड होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज की सेलिंग परचेसिंग होती है। एंटिटी होल्ड शेयर्स यूनिट्स एज स्टॉक इन ट्रेड, जहाँ पे एसएससी जो है इन सिक्योरिटीज को का स्टॉक रखता है, मतलब जो इन्हीं इसी में ही डील करता है, इन्हीं सिक्योरिटीज की परचेसिंग सेलिंग करता है, तो इसके रिगार्डिंग जो वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करता है उसकी वो डिडक्शन ले सकता है। सेक्शन 36(1)(16) कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये अप्लाइड होती है जो ये भी सिक्योरिटीज के केस में ही अप्लाइड होती है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो सेलर पे करे या बायर पे करे, तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, उस पे जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जाता है उसकी डिडक्शन वो ले सकते हैं। सेक्शन 36(1)(17) परचेज ऑफ शुगर केन, ये अप्लाइड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो शुगर मैन्युफैक्चर करती हैं, तो जो वो शुगर परचेज करती हैं और उन शुगर केन का जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, वो प्राइस या तो इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए, तो उसकी डिडक्शन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज ले सकती हैं। बाकी कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।